हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 4 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स बेसिकली व्हाट हैपेंड। अच्छा, ये न्यूज़ थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है और लोकल न्यूज़ भी है। सो व्हाट हैपेंड कि यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में लखीमपुर खीरी, वहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट वैसे कर रहे थे क्योंकि वो यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहां पर आने वाले थे। ओके, लखीमपुर खीरी में उसके उसके उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर थोड़ा सा रकस हुआ और 4 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद फार्मर्स भी आउटरेज हुए और जो मिनिस्टर कॉन्वॉय में 4 मेंबर्स की बेसिकली लिंचिंग हो गई, उनकी भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द फार्मर्स आउटरीच। क्योंकि पहले 4 फार्मर्स की डेथ हुई, उसके बाद मिनिस्टर के जो कॉन्वॉय थे, उसके जो 4 मेंबर थे, उनकी भी डेथ हुई है। सो नहीं पढ़ना है ना, ऐसी न्यूज नहीं पढ़ना। ये न्यूज में बहुत आ रहा है, आज तक खोल के देखो तो यही पूरा दिखाएंगे, बट नहीं चीज पढ़नी है तो स्किप इट। मूविंग फर्दर, यस, तो हमने पढ़ा था एक न्यूज जो हमारी है वो इंपॉर्टेंट ये है, इट्स अबाउट ममता बनर्जी। सो ममता बनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम बाई इलेक्शन कराएंगे, और बाई इलेक्शन की पोल्स हुए थे 30 सितंबर को, और उसका रिजल्ट जो है, उसका रिजल्ट आना था कब, 3 अक्टूबर को, और वही हुआ, 3 अक्टूबर को रिजल्ट आया। अच्छा, ममता बनर्जी की हम बात करें तो ममता बनर्जी इसी साल जब वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे, तो वो इलेक्शन हार गई थी नंदीग्राम से, अपने बीजेपी अपोनेंट से। और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए विद इन 6 मंथ आपको किसी भी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही हाउस है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है नहीं। तो इसके चलते बाई इलेक्शन हुए और ममता बनर्जी भवानीपुर से खड़ी हुई थी और बाय रिकॉर्ड मार्जिन वो जीत चुकी हैं। तो नाउ शी कैन कंटिन्यू विद द प्राइम मिनिस्टर पोजिशन। ओके, तो ममता बनर्जी विंस भवानीपुर सीट विद रिकॉर्ड मार्जिन। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर ने बेसिकली बेसिकली बीजेपी किसान मोर्चा के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनके मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। और उन्होंने यही बोला कि देखो, जैसे फार्मर्स कर रहे हैं ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फार्मर्स को सबक सिखाना पड़ेगा। तो आप भी लाठी डंडे लेके आइए, फार्मर्स को सबक सिखाइए। ये बेसिकली मनोहर लाल खट्टर का कहना था, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। अब उस उसकी क्लिप बन गई, उसका वीडियो बन गया, उसका वीडियो वायरल हुआ। तो भाई कांग्रेस और डिफरेंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन पार्टीज ने उनको बेसिकली क्रिटिसाइज किया कि आप चीफ मिनिस्टर होते हुए, आप हेड ऑफ द स्टेट होते हुए लोगों को प्रोवोक कर रहे हो कि फार्मर्स के अगेंस्ट वायलेंस किया जाए, जो कि गलत है। तो वही चीज बताई गई कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर की जो वीडियो लीक हुई है, एक वीडियो जो आया है इंटरनेट पर, उसके चलते आउटरीच हो सकता है और उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश करी है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड 2018 2018 में होम मिनिस्ट्री ने बोला था कि जब सेंसस 2021 होगा, उसमें ओबीसी को भी काउंट किया जाएगा, मतलब ओबीसी भी काउंट किए जाएंगे कि कौन कौन ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता है, ये होगा काउंट। अब किसी पर्सन ने आरटीआई फाइल करी रजिस्ट्रार को, आरटीआई फाइल करी किस, और आंसर किससे मांगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और उससे पूछा कि जो भी सेंसस 2021 होगा, क्या उसमें ओबीसी की भी काउंटिंग होगी। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो, होम मिनिस्ट्री ने बोला जरूर था 2018 में, अपनी होम मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया था, बट उन्होंने हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि भैया आपको ओबीसी को भी काउंट करना पड़ेगा इन दी सेंसस 2021, जिसके चलते सेंसस 2021 में हम ओबीसी को काउंट नहीं करने वाले। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल सी बात बोल दी कि ओबीसी डेटा को लेकर, ओबीसी डेटा को कलेक्ट करने को लेकर जो 2018 में होम मिनिस्ट्री ने बोला था, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, ये थोड़ा बताया गया। अच्छा, स्टार्टिंग में एक बच्चे का एग्जांपल दिया गया कि फर्स्ट टाइम उस बच्चे को मोबाइल फोन मिला क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑनलाइन क्लासेस होनी थी, लेकिन वो इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग से, कि उसको इंसोमनिया होने लगा। इंसोमनिया मतलब लैक ऑफ स्लीपिंग, नींद नहीं आना, मेंटल डिसऑर्डर एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। तो वही चीज बताई गई कि इंडिया इज अ सेकंड नेशन आफ्टर साउथ कोरिया, जहां पर सबसे ज्यादा लोग एडिक्टेड हैं ऑनलाइन गेमिंग से, आफ्टर साउथ कोरिया। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको लेकर क्या स्टेट ने या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। सो वो चीज यहां समझाई गई है, लीगल मूव। तो वही बताया गया कि हाँ देखो, हम बात करें तो रिसेंटली अभी तमिलनाडु और कर्नाटका
और सदर्न कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग्स को बैन किया है, कुछ ऑनलाइन गेमिंग्स को बैन किया है, लेकिन वो उनका पर्पस बेसिकली एडिक्शन को लेकर नहीं था। उनका पर्पस जो था वो बेसिकली बेटिंग को लेकर था। तो रमी हो गया, इन इन सब चीजों को उन्होंने बैन किया है। हाँ, केरला पुलिस ने अभी ऑनलाइन डी एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं। जिनको मोबाइल फोन का एडिक्शन होता है तो उनको वहां पर डी एडिक्ट किया जाता है। ड्रग डी एडिक्शन होता है ना, जैसे नशा मुक्ति केंद्र, तो वैसे ही बेसिकली ये कौन सा नशा है, ये फोन का नशा मुक्ति केंद्र केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स और भी लोगों को खोलने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जो और सबसे ज्यादा वर्नेबल जो सेक्शन है इस एडिक्शन में, वो बेसिकली 12 टू 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, मेजोरिटी ऑफ दी जो बच्चे हैं। मूविंग फर्दर, सो हमें स्टेट की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग स्टेट की न्यूज स्किप करेंगे। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट न्यूज, दिल्ली न्यूज। स्टेट न्यूज हम स्किप करेंगे। सो डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट न्यूज। तो स्टेट न्यूज में उड़ीसा गवर्नमेंट ने बेसिकली 445 करोड़ रुपीस डिस्कॉम को दिए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दिए हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, उनको हम शॉर्ट में डिस्कॉम बोलते हैं, ठीक है। जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है उनको हम डिस्कॉम बोला जाता है। तो 445 करोड़ रुपीस डिस्कॉम कंपनी को दिए हैं बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। अब क्यों? क्योंकि हम बात करें तो उड़ीसा में बहुत सारे केस निकलने को मिले कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक्यूशन एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। ओके, सो इसी चीज को रोकने के लिए कि भैया जो इंसुलेटर जो कि ओपन होते हैं उनको क्लोज रखो, उसके लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, और जो ओपन वायर होते हैं उन वायर्स को हटाया जाए। ओके, सो अच्छा, अभी सर्वे भी हुआ था वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा, उसके अकॉर्डिंग अराउंड 862 एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी बिटवीन दीज 10 ईयर्स, बिटवीन दीज 11 ईयर्स, अप्रैल 2010 से लेकर अगस्त 2021 तक। Moving further, so again on the state news, so what happened? तो NGRI, तो NGRI means so it's National Geophysical Research Institute, उसने लॉन्च किया है क्या, एनवायरमेंटल सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी का मतलब देखो, सिस्मोलॉजी का मतलब जब कि कोई अर्थक्वेक आता है तो सेस्मिक, देयर इज अ डिग्री जिससे आप बेसिकली देख सकते हो कि कितने सेस्मिक का या कितनी डिग्री का अर्थक्वेक आया। तो वही चीज बेसिकली लॉन्च की, एनवायरमेंटल सिस्मोलॉजी, जो कि डेवलप करेगा लैंडस्लाइड एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसके चलते ये बेसिकली क्रूशियल वार्निंग दे देगा बहुत घंटे पहले ही, बहुत सेवरल आवर्स पहले ही, जिससे बहुत सारी ह्यूमन लाइफ्स और प्रॉपर्टी जो है वो सेफ हो जाएंगे, सेफ रहेंगे। ओके, और बहुत सारे लोगों की लाइफ भी बचेगी, प्रॉपर्टी भी बच जाएगी। मूविंग फर्दर, सो केरला के एक एमपी हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। अब पिटीशन ये बोलती है कि कर्नाटका गवर्नमेंट केरला के लोगों के लिए, केरला के पासरबाइज के लिए, केरला के पासरबाइज के लिए जो कर्नाटका में जाते हैं, उनके लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। क्यों? उन्होंने बोला कि देखो, केरला गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी। केरला गवर्नमेंट का रूल ये आया था कि कर्नाटक गवर्नमेंट का रूल ये आया था, नॉट केरला गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट का रूल ये आया था कि अगर कोई केरला से कर्नाटका में एंटर करता है तो भैया उसको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, है ना। और आरटीपीसीआर विद इन 72 आवर्स के अंदर लानी पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि जैसे आप जा रहे हो ऑन 2 अक्टूबर को, तो भैया 2 अक्टूबर के 72 आवर्स पहले आप पहले वाली रिपोर्ट होनी चाहिए, उससे और पहले की रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, है ना। नहीं तो पता लगेगा 10 दिन पहले की रिपोर्ट लेके आ रहा हूं, नहीं, सिर्फ 72 आवर्स प्रायर की रिपोर्ट लगेगी। और अगर आपने एक सिंगल डोज की वैक्सीन लगवा रखी है, मतलब सॉरी, आपने सिंगल डोज लगा रखा है वैक्सीन का या डबल डोज लगा रखा है वैक्सीन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आनी है, ये कंपलसरी है। इसी चीज को लेकर जो केरला के कैंपी हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट एजुकेशन। तो आज हम अगर एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे पास 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अबाउट द री इमेजिनिंग फूड सिस्टम विथ लेसन फ्रॉम इंडिया, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन, इट्स लॉक्ड इन स्टेलमेट, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो लॉक्ड इन स्टेलमेट जो है ना, ये बेसिकली जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो कॉप्स कमांडर की मीटिंग होने वाली है उसको लेकर है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड एडिटोरियल जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द NS2 अ विन विन प्रपोजिशन।
ठीक है, तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि गैस पाइपलाइन बनी है फ्रॉम रशिया टू दी जर्मनी बाल्टिक सी के थ्रू, है ना, तो उसके बारे में बताया गया, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 एडिटोरियल हमारे आज की न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है। चलो, तो फर्स्ट विल मूव टू दी फर्स्ट एडिटोरियल दैट इज अबाउट रीइमेजिनिंग फूड सिस्टम्स विथ लेसन फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले बताया कि देखो, अभी एक सबमिट हुई थी, है ना, और वो सबमिट पहली सबमिट थी कौन सी? यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021, ये सितंबर में हुई। और देखा जाए तो ये सबमिट क्यों की गई? टू फाइंड सोल्यूशन एंड कैटलिस्ट मोमेंट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, to transform the ways the world produce and consume and think about the food and help addressing rising hunger। ये इसी वजह सबमिट की गई थी कि हम उसमें सोल्यूशन ला सकें और एक मोमेंटम ला सकें कि भैया जो वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है फूड को, उसको हम ट्रांसफॉर्म करें, और जो फूड के बारे में सोचता है उसको हम चेंज करें, उनके आइडियाज को चेंज करें, और जो हंगर है ना, भूखमरी जो फैल रही है, उसको कम किया जाए, है ना। अब देखा जाए तो क्या फूड, ये जो सबमिट हुई और ये बताया गया कि फूड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया है ना, कि हम लोग इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अडॉप्ट कर लेंगे बाय द ईयर ऑफ 2030। ये इंडिया का एम है, जिसमें से 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो कहीं ना कहीं मैचअप करते हैं किससे? फूड से, कहीं ना कहीं रिलेटेड है फूड से। तो जब तक हम फूड से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, फूड सिस्टम से लेकर हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आएंगे, तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव नहीं कर सकते बाय द ईयर ऑफ 2030। तो भैया इसलिए ये समिट की इंपॉर्टेंस थी, और इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, देन आगे यही बताया गया कि भैया ये ऐसा क्यों समिट हुई, है ना, और क्या हाईलाइट किया गया। तो वही बताया गया कि देखो, पहले से ही हंगर बहुत ज्यादा थी, है ना, पहले से ही पुअर लोग ज्यादा थे, पहले से लोग बेसिकली विदाउट अ फूड सो जाते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड-19, तो कोविड-19 इज अ ड्राइविंग फोर्स, वो एक ड्राइविंग फोर्स आया, एज अ नेगेटिव ड्राइविंग फोर्स, जिसने ग्लोबल हंगर फिगर को और ज्यादा प्रोजेक्ट कर दिया, और ज्यादा ऊपर लेके चला गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ग्लोबल फूड सिस्टम होता क्या है? तो ग्लोबल फूड सिस्टम इज अ नेटवर्क जिससे हम फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फूड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और फूड को हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्लेट। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग प्रोड्यूस भी अच्छा करें, प्रोडक्शन करें, और कंज्यूमर तक पहुंचाना मतलब उसकी प्लेट तक पहुंचाना। और उन कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा पुअर है, जो जहां पर फूड से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जहां फूड से ज्यादा क्राइसिस होते हैं, उनमें जो फूड की सप्लाई है वो इजीली पहुंचती रहे। ओके, अब इस डिबेट जो सबमिट हुई, इस सबमिट में बहुत सारी डिबेट्स हुई, और डिबेट्स में बेसिकली 5 एक्शन लेने की बात की गई। पहला क्या? इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, ये बारे में डिस्कस किया गया। दूसरा, शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। थर्ड, बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन। फोर्थ, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड। एंड फिफ्थ, बिल्ड रिसाइलेंस टू वल्नरेबिलिटीज, शॉक एंड स्ट्रेस। तो इन 5 चीजों पे डिबेट, इन 5 चीजों के पॉइंट को रखते हुए डिबेट की गई, ठीक है। अब आगे यही बताया कि देखा जाए तो हमें डेवलपिंग वर्ल्ड को हेल्प करनी पड़ेगी, स्पेशली अफ्रीकन नेशंस, जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा है, उन लोगों की जो विदाउट अ फूड सो जाते हैं, मतलब हंगर इंडेक्स ज्यादा है, हंगर फिगर ज्यादा है अफ्रीकन नेशंस में। तो डेवलपिंग नेशंस है वो, तो डेवलपिंग नेशंस को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अच्छा देखा जाए तो ऐसे नेशंस, डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशंस, उनकी जीडीपी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। और लेकिन तब भी वहां पर प्रॉब्लम किस चीज की है? हंगर की। और हंगर के साथ साथ एक और सबसे बड़ा इशू है, वो है मेल न्यूट्रिशन, कि बच्चों को न्यूट्रिशियड फूड नहीं मिलता। तो न्यूट्रिशन फूड देना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज हंगर को, भूखमरी को हटाना नहीं है, क्योंकि भूखमरी तो बहुत हद तक कम हो चुकी है इंडिया में। हमें किस चीज को ओवरकम करना है अगर हम फूड के सेक्टर में देखें, तो दैट इज मेल न्यूट्रिशन। क्योंकि वर्ल्ड एवरेज का 50% से ज्यादा
इंडिया में मेल न्यूट्रिशन फूड दिया जाए, मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है, पॉपुलेशन है, वही चीज बताई गई। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि अभी आया था, अब 2013 में आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फिर सिस्टम चला टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये इसी का एक्ट के अंदर चला था कि मतलब हम कुछ लोगों को, पब्लिक को फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मिड डे मील स्कीम आई, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आई, तो यही बताया गया। ओके, एंड एंड देखा जाए तो अभी फूड का जो थोड़ा चैलेंज है, भुखमरी नहीं है, वो क्या है, दैट इज क्लाइमेट चेंज, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज आर द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज फूड सिस्टम फेस टुडे। क्या है, क्लाइमेट चेंज है, और हम वाटर और फूड रिसोर्सेज को हम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। देन फिर यही बताया गया लो न्यूट्रिशन वाली बात, कि अब इस पर रिपोर्ट दे दी गई कि देखो अगर हम बात करें तो मेल न्यूट्रिशन जो है, बहुत ज्यादा अननरिश्ड पॉपुलेशन जो है, वो देखा जाए तो काउंटिंग बेसिस पे बढ़ी है, बस परसेंटेज के बेस पे डिक्रीज हो गई। वहीं 2006 में जो एक 21% कुछ था मेल न्यूट्रिशियस चिल्ड्रंस इन इंडिया या पॉपुलेशन इन इंडिया, वहीं अब 15% हो गया। लेकिन अब 15% पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है, तो लोग भी ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स मेल न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन बढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। ओके, लेकिन और भी हमें उन 15% को कैसे ओवरकम करना है, ये सबसे बड़ा इंडिया के लिए चैलेंज है। तो वही चीज ऑथर ने यहां पर डिस्कस की गई, उसी चीज को लेकर डिस्कस किया। अब तुम लोग खुद यहां से कनेक्ट कर सकते हो अबाउट दी जो अभी पोषण स्कीम आई, प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम जो आई ना, उस चीज को इससे कनेक्ट कर सकते हो कि भैया इंडिया अभी काम कर रहा है, और देखा जाए तो अभी स्टेप भी ले रहा है गवर्नमेंट। तो पीडीएस हो गया, पोषण अभियान हो गया, ये 2 स्टेप्स हैं जो कि मैन न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन को चैलेंज को खत्म करेगा, एड्रेस करेगा। ओके, फिर ये बताया गया कि अगर वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी, न्यूट्रिशन की वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी, एस्टिमेट किया था कि 10th ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब 1/10 ऑफ द वर्ल्ड 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अननरिश्ड है। ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है। ओके, और शायद फूड इनसिक्योरिटी और हंगर, ये शायद ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। उस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। और फिर वही बताया गया कि अगर हमें इस नेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है, हंगर से फ्री करना है बाय द ईयर ऑफ 2030, तो हमें जो हमने प्रॉमिस किए हैं एसडीजी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, तो उस चीज को अगर हम जो हमने प्रॉमिस किया कि हम इसको अचीव कर लेंगे बाय 2030, अगर हमें अचीव करना है तो हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट, सिटीजन, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ, प्राइवेट सेक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और इस चीज को हमें काउंटर करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम इंडिया। Moving further towards the next editorial, that is about locked in stalemate। अच्छा, यही बताया गया। देखो यहां पर थोड़ा इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात की गई, तो है बड़ा सिंपल। तो वही बताया गया कि भैया जो अभी कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग होने वाली है ना, उसका जो फोकल पॉइंट होगा, उसका जो मेन एजेंडा होगा इस मीटिंग का, वो यही होगा कि हॉट स्प्रिंग वैली पर डिसएंगेजमेंट हो जाए बाय दी बोथ आर्म्ड फोर्सेस, बाय दी बोथ कंट्रीज आर्म फोर्सेस, मतलब चाइना की पीएलए आर्मी और इंडिया की इंडियन आर्मी, उन दोनों में हॉट स्प्रिंग रीजन पर ही डिसएंगेजमेंट हो जाए, अच्छा रहेगा, जिससे पीस स्टैब्लिशमेंट होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा खराब है कब से, 1998 से। मतलब देखा जाए सबसे ज्यादा खराब इंडिया और चाइना के रिलेशन रहे थे 1962 में जो वॉर हुई थी, उसके बाद खराब हुए थे 1988 में, उसके बाद उससे भी ज्यादा अगर खराब रिलेशन रहे हैं तो वो रहे हैं किसको किसको लेकर, अभी 2020 में जो इंसिडेंट हुआ था, अप्रैल 2020 में इंसिडेंट जो हुआ था, सब रिलेशन खराब हुए हैं। और अगर हम बात करें तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी तरफ से रिटेलिएशन आया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो फॉरवर्ड पॉलिसी लेके चल रही है। मतलब फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब वो चाइना को काउंटर करना चाहती है और चाइना के टेरिटरीज में घुसती आ रही है। और वहीं इंडिया ने इस चीज का भी रिटेलिएशन किया। इंडिया ने बोला कि चाइना जो है वो प्रोएक्टिव बिहेवियर दिखा रहा है ना। तो वही चीज बताएगा कि दोनों के रिलेशंस कैसे अच्छे हो सकते हैं, उस चीज को डिस्कस करने की यहां बात की गई। तो रीड इट, सिंपल है, ठीक है, मतलब कुछ टर्म्स होंगे जो कि समझ में नहीं आएंगे तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं, तो स्किप भी कर सकते हो। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट NS2, अ विन विन प्रपोजिशन। देखो इट्स व्हाट, नॉट स्ट्रीम 2, तो इट्स अ पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, जो कि बाल्टिक सी को पूरा क्रॉस करेगी, बाल्टिक सी के थ्रू बनाई गई है। अब हुआ क्या,
अब ये है क्या? अच्छा, सबसे पहले ऑथर ने जो आर्टिकल को स्टार्ट किया ना, उन्होंने यही बोला कि हम बात करते हैं कि इंडिया, ईरान और पाकिस्तान से एक पाइपलाइन गुजरेगी, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया से एक पाइपलाइन गुजरेगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन गुजरेगी। लेकिन वो अभी तक उस चीज पे सिर्फ बातें हो रही हैं। लेकिन इन बातों के बीच में ही रशिया और जर्मनी के बीच में जो पाइपलाइन थी, ऑयल पाइपलाइन थी, बेल्टिक सी के थ्रू जो निकलेगी, वो पाइपलाइन कंप्लीट भी हो गई और फंक्शन करना स्टार्ट भी कर देगी बाय दी नेक्स्ट ईयर 2022, जनवरी 2022 वो स्टार्ट भी हो जाएगा। जर्मनी ने ऐसा बोल दिया है। अब ये पाइपलाइन बनाई क्यों की गई? देखो, अब इसका मेन रीजन ये है कि बिकॉज कोविड के समय देखा जाए मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, लेकिन गैस के प्राइसेस यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी डिमांड गैस को लेकर, है ना। मतलब इतनी डिमांड बढ़ने लगी, पर हाउस होल्ड $1000 लगता था पैसा, इतना डिमांड बढ़ गया था गैस का, इतना इतना कॉन्ट्रीब्यूशन था गैस का एक हाउस होल्ड में, $1000 ऑन एन एवरेज यूरोप में। तो डिमांड बढ़ने लगी, तो डिमांड जब बढ़ने लगी, और यूरोप देखा जाए तो सेकंड पॉपुलेटेड अगर कोई नेशन है वो है जर्मनी। वहां पर रिच भी लोग रहते हैं, बहुत रिच लोग रहते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड थी गैस की, और गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो है रशिया। तो इसी के चलते इस पाइपलाइन को बनाया भी गया और इस पाइपलाइन को जल्दी कंप्लीट भी किया गया। पाइपलाइन बन तो बहुत समय से रही थी, कोविड के पहले से बन रही थी, बट इसका मेन जल्दी कंप्लीट होने का काम इसलिए था। और देखा जाए तो बहुत सारे नेशन जो है इस पाइपलाइन के अगेंस्ट में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया कभी एक्सपोर्ट नहीं करता था गैस को, करता था, पहले भी करता था, लेकिन यूक्रेन के थ्रू करता था। और यूक्रेन बेसिकली परमिशन देता था रशिया को कि आप इतना ही बेसिकली गैस को गैस को बेसिकली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूक्रेन जितना जितना लगा दे ट्रांजिट, जितना ट्रांजिट बोले कि भैया इतना ही ट्रांजिट आप कर पाओगे गैस, उतना ही रशिया करेगा। यूक्रेन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था, और यूक्रेन रशिया की कभी बनी नहीं, दोनों क्लैश है, दोनों एक दूसरे काउंटर है बिकॉज ऑफ दी क्रीमिया क्रीमिया टेरिटरी को लेकर। अब वही चीज ऑथर ने एक्सप्लेन करी कि देखो, बताया जाए तो जब यूक्रेन ने रशिया को बोला कि जब डिमांड बढ़ने लगी यूरोप में गैस को लेकर, तो यूक्रेन ने खुद बोला कि हम जो ट्रांजिट आप पे लिमिट लगा के रखी है उस लिमिट को हम और एक ज्यादा एक्सीड कर देते हैं भाई, सम अराउंड 20% या 25%। लेकिन रशिया ने मना कर दिया, रशिया ने बोला कि नहीं, जितनी हम पहले सप्लाई कर रहे थे उतनी ही सप्लाई करेंगे। रशिया ने इस चीज का आंसर दिया, हमने बोला इसलिए सप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी भी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, तो अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम आपको ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यूक्रेन और अदर नेशंस का कहना है कि रशिया ने ऐसा काम इसी वजह से किया कि हम जो पाइपलाइन जो बनी है बैल्टिक सी के थ्रू, उस चीज को हम क्या करें, जल्दी से जल्दी ओपन करें, उस चीज को जल्दी जल्दी हम फंक्शन करें। ओके, तो वही चीज ऑथर ने समझाई कि देखा जाए तो यूक्रेन की सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी, और यूरोपियन नेशंस में ही फूड डलना स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ दिस पाइपलाइन। क्योंकि यूरोपियन यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा अगर कोई नेशन है, पहले सबसे बड़ा था यूके, अब उसके बाद जर्मनी है, सबसे बड़ा नेशन जो है वो जर्मनी है, तो फूड डलना स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि यूरोपियन बिकॉज ऑफ दिस पाइपलाइन यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में जो अच्छे रिलेशन है वो भी खराब हो, यूक्रेन के रिलेशन खराब हो जाए अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ, रशिया यूक्रेन को और दबाना स्टार्ट कर दे। उसी चीज को यहां पर ऑथर ने डिस्कस किया। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज में क्या है कि बताया गया, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया में एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि आपने जो टिट फॉर टेट वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स के ऊपर लगा दी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगाई कि 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रहना पड़ेगा, चाहे आपको वैक्सीन लगी हो ना लगी हो, अगर कोई इंडियन नेशनल यूके में आता है तो। इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने भी वही पॉलिसी यूके नेशनल्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा, उन्होंने बोला कि इस पॉलिसी को अगर हटा दो तो अच्छा रहेगा, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, हमारे एक्सपोर्ट के लिए अच्छा रहेगा। लोगों ने पूछा क्यों, उन्होंने बोला कि देखो, ब्रिटेन की हम बात करें, यूके की हम बात करें, तो यूके सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का। सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट जो है इंडिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कोई लेता है तो ब्रिटिशर्स है, और स्पेशली कारपेट्स। तो अगर हमने उनके ऊपर ये पॉलिसी लगाई तो
जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है, वो रुकना बंद हो जाएगा। तो एक समय पे जो ब्रिटिशर्स ने जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल किया करते थे, तो उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट मार्केट को बेसिकली पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया था। इंडियन मार्केट से पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया था, जिससे मेजोरिटी ऑफ द बहुत ज्यादा पॉवर्टी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था इंडिया में। ये हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस की। और वही बात अगर हम आज की देखें तो हिस्ट्री इज अ साइकिल, मतलब एक चीज अगर रिपीट होती है तो इट्स ए साइकिल, मतलब अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो वही चीज कि जो जिस कंट्री ने हमारे हैंडीक्राफ्ट मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और वही कंट्री सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट मटेरियल यूज करती है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट मटेरियल यूज करती है, स्पेशली कारपेट्स। ओके, तो वही चीज हम लोग एक्सपोर्टर्स ने लिखा, इंडियन एक्सपोर्टर्स ने लिखा कि भैया प्लीज हटा दो, नहीं तो हमारे एक्सपोर्ट पर और इंडिया के एक्सपोर्ट पर ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मूविंग फर्दर, सो फर्स्ट एवर रिट्रीट सेरेमनी एट जम्मू एंड कश्मीर, सुचेत घर। तो वही चीज बताई गई कि जब 8 महीने हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को अरे क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी अटैक नहीं हुआ, है ना। पाकिस्तान ने भी इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया, और इंडियन आर्मी ने भी कोई बॉर्डर क्लैशेस नहीं हुए, कोई बॉर्डर क्लैश नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्म्स को पूरी तरीके से माना गया है। तो वही चीज बताई गई कि अब बॉर्डर खोल देने चाहिए, और उसको उसकी फर्स्ट विजिट भी की गई। कोविड-19 की वजह से बंद भी थे, तो अब बॉर्डर खोल देनी चाहिए टूरिज्म के लिए, और टूरिज्म के लिए अब वो बेसिकली सही रहेगा, सेफ है। मूविंग फर्दर, सो मणिपुर में शायद देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में भी, विद इन बीजेपी, अमंग बीजेपी में भी थोड़े से लीडरशिप को लेकर क्वेश्चन उठ रहा है। लेकिन उस चीज को मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बिरेन सिंह एन बिरेन सिंह ने मना करा है कि नहीं, लीडरशिप को लेकर कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, अभी मणिपुर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस चीज को लेकर देयर इज अ हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, इसी के चलते हम लोग न्यू दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे पंजाब में हुआ वैसे मणिपुर में भी हो सकता है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट आज पिटीशन सुनेगा ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेकर, जो कि सेकंड वेव में आई थी। अच्छा, देखा जाए सबसे बड़ा इशू ये है कि भैया सेकंड वेव में ज्यादातर लोगों की डेथ हुई है, वो किस वजह से हुई है? ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से। लेकिन सारे स्टेट्स ने रिपोर्ट सबमिट जो करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने ये बोला है कि किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हुई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। मूविंग फर्दर, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका जाएंगे, और वो कल श्रीलंका गए भी, और उन्होंने कल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी देखा, और उन्होंने कल बेसिकली मीटिंग भी करी अपने काउंटर पार्ट से, और उस पर यही डिस्कस किया कि माइनॉरिटीज को लेकर आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और एक चीज और, बेसिकली हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी बेसिकली वो बेस श्रीलंका में है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सेटअप कर दिया था, तो बेस वहीं पर खुला हुआ है। तो श्रीलंका का कहना है कि हमारा ज्यादा रोल होना चाहिए उस चीज में, इंडिया का ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो वहां पर गए भी। तो उस जगह का जो नाम है वो बेसिकली ऑयल टैंक फार्म्स कहां पर है, त्रिंकोमाले, जो कि श्रीलंका में है। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में एक और बताया गया कि एक और बेसिकली अब लीक हो रही हैं बहुत सारी चीजें। जैसे कि पहले हुई थी आपका लक्स लीक 2014 में, फिर हुआ था पनामा पेपर्स लीक, पैराडाइज पेपर लीक, फिनसिन लीक, अब वैसे ही पैंडोरा पेपर्स भी लीक हुए हैं, जिसमें अराउंड 600 जर्नलिस्ट ने एविडेंस इकट्ठा किया, और इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरी रिपोर्ट निकल के रखी है, जिसमें यही बताया गया, इस पैंडोरा पेपर्स में यही बताया गया कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनका पैसा, उन्होंने गलत तरीके से पैसा टैक्स हेवन नेशंस में लगा के रखा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स का भी नाम है, इमरान खान के क्लोज एड जो है उनके भी मिनिस्टर्स का भी नाम है उस पैंडोरा पेपर में। मूविंग फर्दर, सो यूएस में अबॉर्शन राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। टेक्सास में लॉ भी आ गया, एक तरीके देखा जाए टेक्सास में जो लॉ आया उसने पूरी तरीके से अबॉर्शन को बैन करके रखा हुआ है ना। तो अब जो यूएस नेशनल, उन्होंने बोला कि देखो, अबॉर्शन करना ना कराना ये हमारा राइट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी है, आप हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इसी चीज को लेकर जो वहां की पब्लिक है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मूविंग फर्दर, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है, और आज मंडे है तो आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।